morning students, how are you? Myself Dr. Renu, welcome to my class. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन। तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एलिगरी क्या होती है और एलिगरी को कैसे यूज़ किया जाता है नेशन को रिप्रेजेंट करने में। क्रिश्चियन मैरियन क्या है, जर्मेनिया क्या है, और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े और ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो इस तरह से हम लोग का मोस्ट ऑफ द चैप्टर कवर हो चुका है। रेस्ट जो चैप्टर बचा है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी थोड़े से टॉपिक्स और बचे हैं जिनको समझना जरूरी है। तो विजुअलाइजिंग द नेशन मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ की इमेजिन करना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। और जब नेशन की बात आती है तो देश के बारे में इमेजिन करना। तो हम लोग जब किसी भी नेशन की बात करते हैं तो सपोज कीजिए इंडिया की बात आई, तो इंडिया की बात आते ही हमारे सामने इंडिया का मैप उभर करके सामने आ जाता है और इंडिया का मैप सामने आते ही हमें ध्यान आने लगता है कि वो इंडिया है। तो नेक्स्ट है फेस टू द नेशन। तो विजुअलाइजिंग द नेशन में ही हम क्या करते हैं, नेशन को एक चेहरा देने की कोशिश करते हैं, फेस देने की कोशिश करते हैं। तो जब हम नेशन की बात करें, सपोज कीजिए अपने देश की बात करते हैं, तो बहुत सारी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ है, जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये सब प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। तो लेकिन ये क्या है, ये हमारे देश का फेस नहीं है, ये हमारे देश को केवल रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसलिए ये देश का चेहरा नहीं बन सकते हैं। और जहाँ तक जब नेशन की बात आती है तो किसी ऐसी चीज़ को देश का चेहरा बनाया जाना चाहिए जो कि आपको देश के बारे में बता सके, देश के बारे में देश को शो कर सके। तो वो जो चीज़ होनी चाहिए वो चाहे तो एब्सोल्यूट आइडिया हो कोई, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स हो। सिंबल्स के थ्रू ही हम देश को एक फेस दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर आइडिया की बात करें तो आइडिया क्या होता है, हर एक नेशन का अपना अलग अलग आइडिया होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के संदर्भ में हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इट मीन्स कि हमारे देश की जो फिलॉसफी है उसके हिसाब से सारी पृथ्वी हमारा एक घर है। ये जो सारा विश्व है हमारा एक घर है, हम सभी विश्व के सभी लोग भाई भाई हैं। तो ये हमारे आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरह से जो आइडियाज़ होती है, सिंबल्स होते हैं, वो आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक कंट्री क्या होता है, हर एक नेशन कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डिस्क्राइब थ्रू फीमेल एलिगरी। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है अमूर्त कल्पना, अमूर्त चीज मतलब कि ऐसी चीज जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता है, जो रियल सेंस में नहीं पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। सपोज कीजिए कि जब इंडिया फ्री हुआ तो सारे जितने भी राज्य थे उनको मिलाकर के एक नेशन स्टेट बनाया गया। तो यही बात जर्मनी और फ्रांस के ऊपर भी लागू होती है। जर्मनी और फ्रांस में भी जितने प्रिंसली स्टेट थे उनको मिला करके एक नेशन बनाने की कोशिश की गई। और इस नेशन के लिए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को बनाने में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फीमेल एलिगरी की हेल्प ली गई। एलिगरी तो इट मीन्स एलिगरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो किसी भी सेंस में हो सकता है। तो इसके लिए तो ये फीमेल फिगर के रूप में ही क्यों लिया जाता है, एलिगरी हमेशा फीमेल ही क्यों होती है, यहाँ बच्चों क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इसका आंसर ये है कि एलिगरी में फीमेल फिगर को इसलिए लिया जाता है कि फीमेल्स जो होती हैं उनमें उदारता होती है, करुणा होती है, दूसरों के प्रति दया की भावना होती है, जिससे लोग उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए हमेशा फीमेल फिगर को ही एलिगरी के रूप में लिया जाता है। और अधिकतर नेशनल सेंटिमेंट्स को
नेशनल सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए ही एलिगरी का यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि एलिगरी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ बात करते हैं दो प्रोमिनेंट एलिगरी। एक है फ्रांस में क्रिश्चियन मैरियन एंड सेकेंड है जर्मनी में जर्मेनिया। क्रिश्चियन मैरियन ये भी एक फीमेल एलिगरी थी और ये पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। तो आइडियाज ऑफ पीपल्स नेशन, जो कि लोगों के देश को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमको अगर अपना देश बनाना है तो हमको कोई ना कोई सिंबल का सहारा लेना ही पड़ेगा लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को जागृत करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग ने फ्रांस में लोगों ने क्रिश्चियन मैरियन का सहारा लिया। एग्जिबिट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, जो कि लिबर्टी और रिपब्लिक के आइडिया को एग्जिबिट करती है। और क्रिश्चियन मैरियन को एक नेशनल सिंबल के रूप में यूज़ किया जाता है। उनकी इमेजेस को, उनकी जो मूर्तियाँ थी उनको चौराहों पे लगाया जाता है, सिक्कों पे और स्टैम्प्स पर उनके चित्र को बनाया जाता है, ताकि लोग इमेजिन कर सकें और उनसे अपने को रिलेट करके देख सकें और देश के प्रति उनके मन में प्रेम जागृत हो सके। ठीक यही बात जर्मनी में भी लागू होती है। जर्मनी में जो कि फीमेल एलिगरी थी जर्मेनिया इन रिप्रेजेंटेशन शी वियर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। जब भी जर्मेनिया की बात आती है तो सामने एक ऐसा फिगर आता है जो कि एक फीमेल फिगर है और जिसने ओक की पत्तियों का क्राउन पहना हुआ है और अपने हाथ में तलवार ली हुई है। जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। और जो जर्मन ओक है वो किसको शो करता है? बहादुरी को शो करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दो विजुअलाइजिंग द नेशन में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से नेशन को विजुअलाइज किया जाता है। अगर हम किसी भी देश की बात करते हैं तो हमारे सामने एक इमेज बन जाती है, वही इमेज बनना ही विजुअलाइजिंग कहलाता है। फिर फेस टू द नेशन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेशन। तो पर्सोनिफिकेशन, जब हम देश को फेस देते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और सिंबल्स के थ्रू, तो क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण, उसको एक मनुष्य के रूप में देखना। हम देश को एक पर्सन के रूप में ट्रीट करने लगते हैं, यही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डिस्क्राइब थ्रू फीमेल एलिगरी। अब एलिगरी क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अमूर्त विचार, जो किसी व्यक्ति या किसी चीज के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। अब फ्रांस की जो एलिगरी थी वो क्रिश्चियन मैरियन थी और वो लिबर्टी एंड रिपब्लिक को शो करती थी, उनको नेशनल सिंबल के रूप में यूज़ किया। इधर जर्मनी की जो फीमेल एलिगरी थी जर्मेनिया थी और वो ओक लीव का क्राउन बने रहती थी, हमेशा तलवार लिए रहती थी। और जर्मन ओक जो है हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो किड्स, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिगरी क्या होती है, और फ्रांस की एलिगरी क्रिश्चियन मैरियन और जर्मनी की एलिगरी जर्मेनिया थी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। इसके साथ ही साथ हम लोग बाल्कन वाला रीज़न भी समझेंगे कि बाल्कन रीजन क्या था और वहाँ पे क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट था, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम लोग ने इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था एलिगरी वाला, अब हम लोग नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म पढ़ेंगे। तो ये नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म ये दोनों ही वर्ड अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग मीनिंग है। नेशनलिज्म तो हम लोग पूरे चैप्टर में ही पढ़ते चले आ रहे हैं। नेशनलिज्म क्या है? देश के प्रति प्रेम, और देश के प्रति प्रेम की फीलिंग को जागृत करवाना, जिससे कि हम अपने देश को सर्वोपरि समझें, ये नेशनलिज्म कहलाता है। जबकि इम्पीरियलिज्म अलग है। इम्पीरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद या विस्तारवाद। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि मान लीजिए कि एक हमारा कंट्री है, दूसरा हमारा नेबरिंग कंट्री है चाइना, और दोनों ही कंट्री अपने अपने
कंट्री को अच्छा मानते हैं और वहाँ के सिटीजन्स को अच्छा मानते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छा मानते हैं, अपनी जो संस्कृति कल्चर है उससे उन्हें लगाव, तो ये नेशनलिज्म है। लेकिन अगर चाइना ये कहे कि वो पावरफुल है इसलिए वो इंडिया के ऊपर कब्जा करेगा, तो ये गलत है और यही है इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद, जिसका अभी करंट एग्जाम्पल अभी हम लोग को देखने मिला है कि चीन ने अभी 1 मंथ बिफोर या थोड़े दिनों पहले ही भारत की गलवान घाटी में अटैक किया था और फिंगर्स वाले एरिया पे को अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये है साम्राज्यवाद ही नीति। तो ठीक यही बात यूरोपियन एरिया में भी लागू होती है। यूरोपियन कंट्रीज जो थे, जो कि आज़ादी जिनको मिल गई थी, वो क्या हो गए थे, वो धीरे धीरे चाहते थे, आज़ादी मिलने के साथ ही उनकी इच्छा ये होने लगी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी उनके अंडर में आ जाए और जब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उनके अंडर में आ जाए। तो जब ये आज़ाद हो गए तो उन्होंने, यहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन जब उन्होंने अपनी ये इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर थोपनी शुरू कर दी, तो ये इंपीरियलिज्म कहलाता है या साम्राज्यवाद कहलाता है और इसके लिए साम्राज्यवाद कहलाता है। और बड़ी इसके लिए क्या इन्होंने कोशिश भी करनी स्टार्ट करी, बड़ी कंट्रीज छोटी कंट्रीज को डराने लगी, सप्रेस करने लगी और उनको अपने अंडर में रखने लगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे यूरोपियन एरिया में शिफ्टिंग मिलती है, देखने में चेंजिंग मिलता है। कैसे पूरे यूरोपियन एरिया में जो कंट्रीज थे वो कैसे नेशनलिस्ट से इंपीरियलिस्ट हो गए, कैसे नेशनलिस्ट से इंपीरियलिस्ट हो गए और धीरे धीरे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे, जिसके लिए आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग गया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगे। तो अब हम बात करते हैं बाल्कन्स की। द बाल्कन्स वर द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। बाल्कन्स क्या है और ये कहाँ पाया जाता, कहाँ का एरिया है? तो बाल्कन्स वो एरिया है जो कि यूरोप में मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जितने भी कंट्रीज थे, जो यूरोप और एशिया से लगे हुए जितने भी कंट्रीज थे, वो बाल्कन्स एरिया कहलाता है। प्रेजेंट डे में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया और ये सारे कंट्रीज जो हैं ये कहलाते थे बाल्कन्स। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, इनहेबिटेंट्स थे, वो स्लाव्स या गुलाम कहलाते थे। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो स्लाव्स या गुलाम कहलाते थे। तो यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो बाल्कन एरिया था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ऑटोमन एम्पायर हम लोग पहले भी चैप्टर में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि टर्की के आसपास का एरिया जो कि जहाँ पर इस्लामिक रूल था, तो यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर के द्वारा ये सारे जो कंट्रीज थे ये उसके ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया और ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर होता गया, डिसइंटीग्रेशन होने लगा ऑटोमन एम्पायर में, तो ये सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस अपने को डिक्लेयर कर दिया कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। और जैसे ही इन्होंने अपने को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया तो ये क्या करने लगे, इनकी ये इच्छा होने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इनके पास हो सके और भले ही किसी भी एक्सपेंस पर, किसी भी कीमत पर इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हो। तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे ये जो एरिया था, ये बाल्कन्स एरिया था, एक फर्टाइल ग्राउंड बन गया। किसके लिए? कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन गया। और जो कंट्रीज ऑटोमन एम्पायर से फ्री हुई थी वो भी यही करने लग गई थी, वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हासिल करने की कोशिश कर रही थी और उसके लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है ज़्यादा जब इसमें बिग पावर एंट्री करती है, सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। तो जब बड़ी पावर्स जो हैं इसमें एंट्री करती हैं, डिसइंटीग्रेशन, मैनी कंट्रीज ब्रोक एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो जब बड़ी पावर जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये भी इस एरिया में कूद पड़ते हैं। क्यों कूद पड़ते हैं, यहाँ पर क्यों एंट्री करते हैं? क्योंकि उनको अपना इसमें
फायदा दिख रहा था। उन सबकी सबका एक सेल्फ मोटिव था, जितने भी बिग पावर थी उनका अपना सेल्फ मोटिव था। उनको लगता था कि अगर वो यहाँ यूरोपियन कंट्रीज में से सपोज कीजिए वो ग्रीस का सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, उनको ग्रीस में एंट्री मिल जाएगी और वो ग्रीस के सी पोर्ट का और रिसोर्सेज का यूज़ कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ पूरे यूरोपियन एरिया में अपने पॉलिटिकल डोमिनेशन को इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे उस एरिया में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगा और एक बाल्कन एरिया पूरे जैसे एक विस्फोट के ऊपर बैठा हुआ हो। तो धीरे धीरे जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में राइवलरी बढ़ती चली गई और जिसने आगे चल करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक रूपरेखा को तैयार कर दिया और 1914 तक आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो इसके साथ ही यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से बाल्कन्स एरिया में कैसी सिचुएशंस थी और वो कौन कौन से एरिया की कंट्रीज थे जो बाल्कन्स में इंक्लूड थे। इसके साथ ही साथ उस समय एंटी इंपीरियल फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। कहाँ स्ट्रॉन्ग हो रही थी? जहाँ पर कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया में और साउथ अफ्रीका में, वो कॉलोनीज का अपोज कर रहे थे। उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। वो भी चाहते थे कि वो भी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सके, इसलिए उन्होंने कॉलोनाइजर का अपोज करना शुरू कर दिया था। इस तरह हम देखते हैं कि धीरे 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 विश्व के यूरोप के साथ ही साथ और भी अधिकतर भागों में इम्पीरियलिज्म का अपोज होने लगा और नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स इवॉल्व होने लगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट यहाँ से नेशनलिज्म वर्सेस इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म क्या है, इम्पीरियलिज्म क्या है और कैसे यूरोपियन कंट्रीज शिफ्ट की नेशनलिज्म से इम्पीरियलिज्म की ओर। बाल्कन्स क्या था, बाल्कन्स में एथनिक वेरिएशन पाई जाती थी। बाल्कन्स के एरिया में जो लोग रहते थे उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन थे, उनके कल्चर अलग थे, लैंग्वेज अलग थे, उनके खाने पीने का ढंग अलग था, तो इसलिए वहाँ पर वेरिएशन बहुत था। और मॉडर्न रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे कंट्रीज बाल्कन्स में आते थे। बाल्कन्स जो थे वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। ऑटोमन एम्पायर के बारे में मैंने पहले ही बताया। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर होने लगा, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को अपने अंडर में लेने की कोशिश करने लगी, जिससे आपस में लड़ने झगड़ने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। और जब ये हद तो तब हो जाती है जब बिग पावर्स एंट्री कर देती हैं, जो कि आगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म देती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है बच्चों, अच्छा लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।